हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? मैं लोकेश कुमार वाटी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी लकी साइंस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जन्म। और जीवों में जन्म में पहला बिंदु आ रहा है जीवन अवधि। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस कक्षा में प्राप्त करेंगे। जीवन अवधि किसे कहते हैं? कोई भी जीव जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है वह क्या कहलाती है? जीवन अवधि कहलाती है। अलग अलग जंतुओं की अलग अलग जीवन अवधि होती है। जिस प्रकार से आम और बरगद की दे रखी है 200 से 300 वर्ष दे रखी है। साथ हाथी 60 से 75 वर्ष है, गुलाब की 10 वर्ष, कुत्ता की अगर हम बात करें तो 10 से 15 वर्ष है, तितली की 1 से 2 सप्ताह है, केले की 25 है, गाय की 20 से 25 है, मगरमच्छ की 60 है, घोड़े की 25 से 30 है और धान 4 माह है और मानव की 100 वर्ष बताई गई है। अलग अलग जंतुओं की अलग अलग जीवन अवधि होती है। तो कई जंतु कम समय तक जीवित रहते हैं और कई जंतु अधिक समय तक। उनके आकार की और जटिलता के आधार पर यह जीवन अवधि होती है। तो अगर हम बात करते हैं काफी सारे जंतु हैं, क्या उन जंतुओं में से कोई जीव अमर भी कहा जाता है या अमर होता है? नहीं। जीव कुछ जीवों को अमर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इन जीवों को अमर इसलिए बोला जाता है कि ये जनन विधि द्वारा अपनी नई संतति उत्पन्न कर लेते हैं अपने मरने से पहले ही, इसीलिए इनको अमर माना जाता है। अमर जीव कौन कौन से होते हैं? अमीबा है, पेरामीशियम, यूग्लिना आदि जीवों को क्या माना जाता है? अमर माना जाता है। ये जीव जन्म करके एक नई संतति उत्पन्न कर लेते हैं। अब बात आती है कि जन्म किसे कहते हैं। तो जनन किसी भी जीव द्वारा अपने समान ही संतति उत्पन्न करना। किसी भी जीव द्वारा अपनी समान ही संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो बात यह आती है कि जनन क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ गई कि जनन करना जरूरी है? तो जनन क्यों किया जाता है? अपनी जाति की अस्तित्वता बनाए रखने के लिए। अपनी जाति की अस्तित्वता बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? जनन किया जाता है। जनन की अलग अलग विधियां होती है, अर्थात जनन के भाग भी होते हैं, जैसे अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। तो अब आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन की विधियां और सबसे पहले जनन के पार्ट। तो बात करते हैं जनन के प्रकार की। जनन के प्रकार किसके द्वारा किया गया? देखिए, जनन आवास, आकार, कार्य और आकार के आधार पर जनन के प्रकार विभक्त किए गए। 2 प्रकार के होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे और लैंगिक जनन किसे कहेंगे? ऐसा जनन जिसमें पैतृक या माता पिता में से कोई भी एक जनक या फिर बात करें एक पैतृक भाग लेता हो वह कहलाता है अलैंगिक जनन। और ऐसा जनन जिसमें माता और पिता अर्थात 2 जनक भाग लेते हैं वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं केवल अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं होती है? अलैंगिक जनन मैंने अभी बताया कि जिसमें केवल एक ही जनक भाग ले वो कहलाता है अलैंगिक जनन। और इसमें जो भी संतति बनेगी वह संतति अपने माता पिता के क्या होगी? क्लोन। अर्थात क्लोन का अर्थ होगा वह आकारिकी व आनुवांशिक रूप से, आकारिकी और आनुवांशिक रूप से माता के या पिता के जिससे भी वह बन रही है, अर्थात किसी भी पार्ट से वह बन रही है, किसी भाग से वह बन रही है, तो वह उसके समान ही रहेगी। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें और इनमें आनुवांशिक गुण, अभी जैसे मैंने बताया है आनुवांशिक गुण भी क्या होते हैं? इनके समान होते हैं। अब बात करते हैं हम अलैंगिक जनन की जो भी विधियां हैं उन विधियों के बारे में। तो अलैंगिक जनन की विधियां और अलैंगिक जनन की विधियां, पहली विधि आ रही है, वह पहली विधि है आपकी विखंडन। विखंडन को 2 भागों में बांटा गया। पहले तो विखंडन कहते किसे हैं? किसी भी जीव द्वारा अपनी कोशिका को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर लेना विखंडन कहलाता है।
तो विखंडन क्या होगा एंड विखंडन के कितने भाग हैं? तो विखंडन के दो भाग हैं, एक है द्विविखंडन और एक है बहुविखंडन। द्विविखंडन किसे कहेंगे? जिसमें कोई भी जीव कोशिका एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, अनियमित, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तो अब इनकी अगर हम बात करें, अनियमित किसमें होता है, अनुप्रस्थ किसमें होता है और अनुदैर्ध्य किसमें? तो अनियमित जो द्विविखंडन होगा वह होगा अमीबा में, फिर अनुप्रस्थ होगा वह है पैरामीशियम, और बात करें अनुदैर्ध्य तो ये होगा युग्लिना में। अब अगर हम बात करें बहुविखंडन अर्थात ऐसा जनन जिसमें एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती है, वह क्या कहलाता है? बहुविखंडन कहलाता है। और ये दोनों जो भाग हैं वो किसके आधार पर दिए गए हैं? तल के आधार पर ये दोनों पार्ट दिए गए हैं। अगर हम बात करें बहुविखंडन में तो इनके एग्जाम्पल बहुविखंडन अभी जैसे मैंने बताया है कि एक जनक कोशिका अनेक बहुत सारी कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, उसे बहुविखंडन कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम और अमीबा में। अब अमीबा में क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में। और इसी अमीबा की अगर हम बात करें तो यह बहुविखंडन, क्योंकि आप कहोगे सर इधर भी अनियमित अमीबा कर रहा है तो यहां पर अलग परिस्थिति होगी जबकि यहां पर अलग परिस्थिति होगी, और साथ में ही इस परिस्थिति में पुट्टी भवन की क्रिया या सिस्ट या पुट्टी निर्माण की क्रिया भी इस पार्ट में होती है। अगला जो पार्ट आ रहा है वह विखंडन के भाग, दूसरा अगला भाग आ रहा है वह है मुकुलन। तो अगला पार्ट होगा मुकुलन। हमने अलैंगिक जनन विधि का पहला पार्ट पढ़ लिया था जिसमें हमने पढ़ा था विखंडन, और विखंडन के पार्ट हमने पढ़ लिए थे द्विविखंडन और बहुविखंडन। इसके पश्चात अलैंगिक जनन जो पार्ट आ रहा है उसका दूसरा पार्ट है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? किसी भी जो जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका में कोई कोशिका के उसके पार्ट में अलग से छोटी एक कलिका या मुकुल निकलती है, उस मुकुल से नए जीव का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये एक हाइड्रा की अगर हम बात करें इस प्रकार से, हाइड्रा की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से कि ये जो मुकुल निकलती है कलिका, अब की बार जो बोर्ड एग्जाम का पेपर था 2023 में, उसमें पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुकुलन विधि में किसके द्वारा जनन होता है? तो किसके द्वारा जनन होता है? कलिका द्वारा। और इस मुकुलन के भी पार्ट अगर हम थोड़ी गहनता से देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, बहिर्जात मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन। इसके साथ साथ ही मुकुलन का जो जिसमें जनन होगा कौन कौन से जीव हैं? ईस्ट है, हाइड्रा है, स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला में जेम्यूल द्वारा होता है, ईस्ट और हाइड्रा में कलिका या बुध द्वारा होता है। इसके पश्चात अगर हम आगे चले, आगे पार्ट आ रहा है अपना बीजाणु निर्माण। यह भी अलैंगिक जनन विधि का ही भाग है या मेथड का भाग है, जिसमें बीजाणु निर्माण में क्या होता है? एक आवरण होता है, उस आवरण में एक पार्ट से काफी सारे जो भाग हैं वो बन जाते हैं, और बाहर आने के पश्चात हर एक कवक का पार्ट मान लीजिए वो क्या करता है? नया जीव का निर्माण करता है। इसमें 2 प्रकार के बीजाणु निर्माण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला बीजाणु निर्माण होता है चल और दूसरा होता है अचल। चल बीजाणु निर्माण में सेवाल, अगर हम एग्जांपल देखें तो क्लेमाइडोमोनास, और अगर बात करें अचल की तो कौन सा हो जाएगा? म्यूकर और राइजोपस का। अब बात करते हैं बीजाणु निर्माण के आगे कोनिडिया द्वारा। इसमें एक विशेष प्रकार के बीजाणु द्वारा निर्माण होता है, और इसके अंदर जो एक शाखा बनती है कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर की शाखा में आगे एक शाखा जुड़ जाती है जिसको बोला जाता है रमी, जो काफी सारी जो नीट एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा भी जाता है। तो कोनिडिया द्वारा जो जनन होता है वो पेनिसिलियम में होता है। उसके आगे चलते हैं, इसकी अगली विधि या अगली मेथड है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होता है? एक संपूर्ण जीव होता है, संपूर्ण जीव के पार्ट, या मान लीजिए जैसे अगर मैं बात करूं ये एक जीव है, इस जीव के ये 2 भाग हो गए, 3 भाग हो गए, 4 भाग हो गए, प्रत्येक भाग अलग अलग होकर के एक नया जीव बनाता है।
जिस प्रकार से हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, स्टारफिश है। और प्लेनेरिया आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर थोड़ा ध्यान दिया हो तो 10th क्लास का टॉपिक भी ये है। उसके पश्चात अगर हम बात करें खंडन, खंडन विधि में क्या हो जाएगा, जीव के विभक्त, जिस प्रकार से हमने विखंडन पढ़ा था उसी प्रकार से क्या रहेगा, खंडन हो जाएगा। खंडन में क्या होगा, जनक कोशिका अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएगी। उसके पश्चात अगर हम बात करें अगली विधि की, अगली विधि आ रही है कायिक परिवर्धन, जो इन विधियों में से शायद सबसे लंबी विधि है और इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम और अन्य नीट जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आगे। कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। आर्टिफिशियल हालांकि इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले आर्टिफिशियल ही लेते हैं। आर्टिफिशियल या कृत्रिम विधि में क्या होता है, कलम लगाना होता है, रोपण करना होता है। किसी भी पादप की कोई सा बाग अगर हम रोपण करते हैं, मिट्टी में दबा करके पानी वगैरह डालते हैं तो उसे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है, ये पादपों में होगा। कर्तन है, दाब लगाना है, दाब लगाने में जैसे टीला दाब है आदि। अब आगे चलते हैं हम प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होता है, प्राकृतिक की जो विधि होगी उसमें जो पादप के पार्ट है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है और कलिका है, इनसे क्या होगा, एक नए पादप का निर्माण होगा। तो बात करेंगे हम इसमें किस प्रकार से नए नए पादपों का निर्माण होगा। तो अभी तक हमने यह विधि की अधिकतर विधियां जो अलैंगिक जन्म की विधियां थी उसकी कंप्लीट कर ली है। अब आगे चलेंगे हम प्राकृतिक विधि, और प्राकृतिक विधि में कौन कौन से भाग रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम कायिक परिवर्तन की, और कायिक परिवर्तन में कृत्रिम हमने पढ़ लिया। अब बात आती है प्राकृतिक कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन का पहला पार्ट आ रहा है जिसमें जड़ द्वारा जन्म की क्रिया होती है, अर्थात किसी भी पादप के जड़ भाग को अगर हम जमीन में रोपित करते हैं या जमीन भाग में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, तो उसके द्वारा एक नए पादप का निर्माण होता है, जिसमें से आ रहे हैं अब शीशम है, नीम का पेड़ है, अमरूद है और डहेलिया है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो दूसरी विधि आ रही है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा वैसे ये कम है, लेकिन अभी भी जो ब्रायोफिलम की जातियां हैं, ब्रायोफिलम की जो जातियां उनकी पर्णकलिका के चारों तरफ जब जो थोड़ी जगह पाई जाती है तो यहां से कलिकाएं निकलकर पादप का निर्माण करती है। जैसे उस भाग का नाम देखें तो बिगोनिया, उस पादप का नाम। उसके पश्चात चलते हैं पत्रकलिका। पत्रकलिका का यह भी प्राकृतिक कायिक परिवर्तन की एक विधि है, और इसमें एगेव द्वारा, जिसको रामबास बोला जाता है, एगेव द्वारा होता है। और एगेव पादप में पत्रकलिका द्वारा क्या होगा, जनन होगा। उसके पश्चात बात करते हैं तने द्वारा। यह थोड़ा इन विधियों से अलग भी है और थोड़ा बड़ा भी है। तो बात करते हैं तने द्वारा। तने में दो प्रकार के होंगे, एक तो भूमिगत तना होता है और एक वायवीय तना। अर्थात नॉर्मली आप पता है कि भूमिगत तना भी होगा और वायवीय तना अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके भी पार्ट है कि किस प्रकार से वायवीय रूपांतरित होता है, किस प्रकार से भूमिगत रूपांतरित होता है। तो चलिए चलते हैं रूपांतरित भूमिगत तने में। तो पहला पार्ट आ रहा है परकंद। परकंद भाग होगा, उसमें दो तीन जो पादप है उनमें जनन होता है, अदरक, हल्दी, केला। और यही से काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, जो एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है उनमें भी, और जो नीट एग्जाम्स लगती है उनमें से भी इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तने द्वारा आलू और हाथी चक्र। बात करें घनकंद, घनकंद में केसर आ जाती है, अरबी है, जमीकंद है। उसके पश्चात अगर हम बात करें इसके तीसरे पार्ट की तो सलकंद। सलकंद में आता है प्याज और लहसुन। चलते हैं रूपांतरित वायवीय तने, जिसको रूपांतरित उपवायवीय तने भी कहा जाता है। इसके पार्ट है ऊपरी भूस्थारी, जिसमें दूब घास बोला जाता है, साथ के साथ एक अगला है कैंटेला। दूब घास सब जानते हैं, लेकिन कैंटेला नहीं जानते, तो हो सकता है एग्जाम में इसके बारे में भी पूछ ले। अगला आता है ऊपरी भूस्थारी। ऊपरी भूस्थारी की बात करें तो पुदीना, क्राइसोसिंथम। बात करें भूस्थारी की तो चमेली और स्ट्रॉबेरी। उसके साथ साथ भूस्थारी का पिस्तिया और जलकुंभी। तो ये आपके सामने थे जनन की विधियां, और जनन की दो विधियां देखी थी, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन की विधियां अभी हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे लैंगिक जनन की विधियां, तो लैंगिक जनन की विधियां क्या क्या है देखते हैं आगे।
तो आगे हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां होती है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं और यह जनन किस प्रकार से होता है। तो लैंगिक जनन किसे कहेंगे, जिसमें दोनों जनक, माता या पिता या पैतृक भाग लेते हैं, वह कहलाएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में माता और पिता दोनों के करेक्टर्स, जेनेटिक करेक्टर्स वो शामिल होंगे। तो आइए चलते हैं लैंगिक जनन के बाद। लैंगिक जनन करने के लिए कुछ अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और वो अवस्थाएं आपके सामने हैं। 3 अवस्थाएं हैं। जीवन काल की 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है, जिसमें पहला है किशोर चरण अवस्था। किशोर चरण अवस्था वह अवस्था है जो जन्म से लेकर के जनन अवस्था जब प्रारंभ होती है, उसकी जो मध्य की अवस्था होती है वह कहलाती है आपकी किशोर चरण अवस्था। उसके पश्चात बात करते हैं दूसरी अवस्था आती है जनन अवस्था। जनन अवस्था किसे कहेंगे, यह अवस्था जीर्णावस्था के अंतिम या समापन होती है। जब जनन अवस्था समाप्त हो जाती है, अर्थात जीर्णावस्था का प्रारंभ जो भाग होता है, वहां तक जनन अवस्था पाई जाती है। जनन अवस्था में क्या होता है, जनन अवस्था के अंदर 2 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। एक होता है ऋतुस्राव, एक होता है मध्य चक्र। अगर बात करें ऋतुस्राव चक्र होगा, इसमें अलग अलग प्रावस्थाएं होती है ऋतुस्राव में, जबकि बात करें मध्य चक्र में तो इसमें एक ही अवस्था होती है, जिसको ओस्मियान काल भी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य चक्र किस में पाया जाता है, उदाहरण दीजिए। रथ चक्र किस में पाया जाता, सॉरी ये ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है, उदाहरण दीजिए। तो मध्य चक्र होगा वह गाय व बकरी में होता है, जबकि बात करें ऋतुस्राव चक्र मनुष्य और बंदर में होता है। इसके पश्चात तीसरी अवस्था आती है जीर्णावस्था। यह जनन अवस्था के बाद में प्रारंभ होती है। उसके बाद चलते हैं हम प्रजनन काल के आधार पर जो जंतु होते हैं वह कितने भागों में बांटे गए, मतलब किस प्रकार के जंतु हैं। तो 2 प्रकार के होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि मौसमी प्रजनन, जो मौसम के अनुसार प्रजनन करते हो या जनन करते हो, वह कहलाता है मौसमी प्रजनन, जैसे एग्जाम्पल पक्षी। और बात करें सतत प्रजनक, जो किसी मौसम का इंतजार ना कर रहे, वो कहलाएगा मनुष्य। उसके पश्चात पुष्प धारण करना पर भी अलग अलग पादपों में बांटा गया है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक किसे कहते हैं, यह अपने जीवन काल में केवल और केवल एक बार ही पुष्पन क्रिया करते हैं तथा उसके बाद फल देते हैं और समाप्त हो जाते हैं, जबकि पॉलीकार्पिक में ऐसा नहीं है। और हाँ, मोनोकार्पिक में एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर पुष्पन क्रिया होती है वह होती है एक, लेकिन कई एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं बांस की, तो यह बहुवर्षीय पादप है और उसमें पुष्पन क्रिया भी काफी दिनों बाद होती है, मतलब काफी समय लेता है, लगभग 10 से 12 साल में होती है। जबकि बात की पॉलीकार्पिक हो गए, इसका एग्जाम्पल है आम है, पपीता है, अमरूद है। तो ये आपके सामने अवस्थाओं के अनुसार जो पुष्प धारण कर रहे हैं उनके अनुसार पादप हैं कि गेहूं, सरसों ये 1 वर्षीय पादप होते हैं। जबकि इसका अगर एग्जाम्पल करें तो बांस आता तो मोनोकार्पिक में ही है, एक बार ही पुष्प धारण करता है, लेकिन यह बहुवर्षीय पादप है। जबकि हम बात करें कि बहुवर्षीय पादप तो 1 से अधिक बार भी पुष्प धारण कर सकते हैं। तो शायद आपके सामने जो लिखा हुआ मैटर है समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे चलें या आगे बढ़े देख लीजिएगा, एंड स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन देखो इनके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। बाकी और वैसे भी इस सत्र में 2023-24 जो सत्र गया है उसका ठीक है, लेकिन जो अभी सत्र आएगा 24 और 25 वाला जो सत्र है, उस सॉरी 23-24 वाला सत्र है, उसमें ये पहला लेसन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। कक्षा 12 के सिलेबस से यह लेसन रिमूव कर दिया गया है। केवल यह लेसन आप नॉर्मली तरीके से पढ़िए, क्योंकि नीट एग्जाम में इसको इन्वॉल्व किया गया है। लैंगिक जनन के बाद अब बात करते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। और लैंगिक जनन की घटनाओं में इन घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली घटना है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरी है निषेचन घटनाएं और तीसरी है निषेचन पश्चात घटनाएं। तो बात करते हैं पहली घटनाओं की। पहली घटना में निषेचन पूर्व, अर्थात निषेचन होने से पहले कौन कौन सी क्रियाएं होती है, या लैंगिक जनन में निषेचन करने से पहले कौन कौन सी क्रियाएं होगी वो देखते हैं।
तो पहली इसमें आ रही है युग्मक जनन, अर्थात युग्मक जनन किस प्रकार से होगा, युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होगा। लैंगिक जनन करने के लिए हमें युग्मक चाहिए। युग्मक दो प्रकार के, अंड और शुक्राणु, अर्थात अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका। तो ऐसा जनन जिसमें अंड कोशिका का निर्माण हो रहा होता है उसे कहते हैं अंड जनन, यह मादाओं में होता है। जबकि ऐसा जनन जिसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा है वह कहलाती है, वह विधि कौन सी कहलाती है, शुक्र जनन। युग्मक निर्माण के साथ साथ युग्मक तीन प्रकार के होते हैं, जिनकी संरचनाएं समान हो, समयुग्मक है, नहीं समान हो या जिनकी संरचनाएं आपस में समान नहीं है, विषम युग्मक, और एक तीसरा है असमयुग्मन, जिनकी संरचनाएं समान होती है लेकिन उनका व्यवहार है वो अलग अलग होता है, तो वह कहलाता है असमयुग्मन। इसके साथ ही लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। सेम पादपों की भी यही सिचुएशन है कि पादपों में भी एक लिंगी पुष्प होता है और द्विलिंगी पुष्प होता है, अर्थात उभयलिंगी पुष्प भी हम उसे बोलते हैं। तो एक लिंगी की बात करें, एक लिंगी जीव कौन सा है, तो मनुष्य की बात करें जंतुओं में आ जाएगा तिलचटा, और पादपों की बात करें तो पपीता, यह एक लिंगी है। उसके पश्चात उभयलिंग की बात करें तो उभयलिंग में केंचुआ है, जोंक है, स्पंज है, पाइनस है और कोकोनट है, यह उभयलिंग में आते हैं। अर्थात इनमें दोनों जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग भी पाए जाते हैं और मादा जननांग भी पाए जाते हैं। तो ये आपके सामने है। अब बात करते हैं, अगला बिंदु आ रहा है युग्मक स्थानांतरण। कोई भी युग्मक, मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे मान लो स्पर्म है, यह स्पर्म एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो युग्मकों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। तो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाएगा युग्मक, और उनमें गति करने के लिए अगर बात करें, स्पर्म की जरूरत होती है, शुक्राणु होता है वो गति करता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। लेकिन अगर बात करें कि पादपों में, तो पादपों में जो परागकण होते हैं वह परागण विधि द्वारा दूसरे पादप या दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, जिसमें जंतु भी शामिल है, वायु शामिल है, चमगादड़ है, पक्षी है, काफी सारे जीव जंतु शामिल है। अब बात करते हैं निषेचन। निषेचन किसे कहेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में जो संलयन होता है वही क्या कहलाता है, निषेचन। तो यहाँ पे लिख देता हूं, नर व मादा युग्मक का संलयन। तो अभी हमने पढ़ा नर और मादा युग्मक कौन कौन से हैं। बात किया हमने, अगर मानव की बात कर रहे हैं तो शुक्राणु और अंडकोशिका हो जाएगी। अब बात करते हैं कि निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई, लेकिन अब निषेचन भी दो प्रकार का होता है, कि एक तो शरीर के अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है। तो जो निषेचन शरीर से बाहर होता है वह कहलाता बाह्य निषेचन, अर्थात ऐसा निषेचन जो जीव जंतुओं के शरीर से बाहर हो रहा है वह बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं जलीय प्राणी, उभयचर में, उभयचर जलीय प्राणी अधिकतर शैवाल और मछलियां, शायद इनमें तो नहीं देखा होगा, लेकिन उभयचर प्राणी जैसे मेंढक वगैरह देखे होंगे, छोटे छोटे मछलियां तैरती है पानी में, तो उनके स्पर्म और एग्स आपस में मिल जाते हैं और बाह्य निषेचन ही होता है। उसके पश्चात अगला आता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी जैसे मनुष्य है। और बात करें पादपों की तो उसमें ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म की क्रियाएं हैं, अगले नेक्स्ट जो लेसन आएगा अपना, उस लेसन में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे विस्तार पूर्वक। इस लेसन को शॉर्ट इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि यह अपने सिलेबस से हट चुका है और जो मुख्य बिंदु है बस वो ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसकी डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत सारा है, लेकिन अब की बार सिलेबस में ये है नहीं, इसलिए हम इस पर इतना गहन से नहीं पढ़ रहे हैं इसको। चलो आगे चलते हैं। आगे बात आती है निषेचन पश्च घटनाएं, और निषेचन पश्च घटनाओं में युग्मनज निर्माण और भ्रूणोद्भवन की क्रिया होती है। युग्मनज निर्माण में दो कोशिकाएं, अभी पढ़ा था हमने, मान लेते हैं अंड कोशिका है प्लस शुक्राणु है, आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करती है। इनको क्या बोलेंगे, युग्मक, जबकि ये क्या है, युग्मनज। युग्मनज क्या होता है, दो पीढ़ियों की योजक कड़ी भी बोलते हैं इसको। और साथ ही आनुवांशिक
भ्रूण भी दोनों पीढ़ियों के ही इसमें सम्मिलित होते हैं। युग्मनज निर्माण हो जाता है। युग्मनज निर्माण के पश्चात अगली क्रिया आती है भ्रूणोद्भवन। भ्रूणोद्भवन क्या होगा? युग्मनज से भ्रूण निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह भ्रूणोद्भवन कहलाती है। अर्थात कोशिकाओं का विभाजन शुरू हो जाता है। बात करें तो इसमें पहला पार्ट आ रहा है कोशिका विभाजन और दूसरा है कोशिका विभेदीकरण। इसमें कोशिकाओं का क्या होना शुरू हो जाता है? विभाजन। अर्थात लगातार कोशिकाएं विभाजित होती है 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार आगे बढ़ती जाती है। उसके पश्चात कोशिका विभेदन में भी कोशिकाओं का विभाजन होता है, लेकिन वो एक समूह के रूप में होता है। अर्थात इसमें किसका निर्माण होने लग जाता है? टिश्यूज, ऊतक का निर्माण होने लग जाता है। तो ये आपके सामने संपूर्ण प्रक्रियाएं लैंगिक जनन की घटनाएं थी। निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, निषेचन पश्च घटनाएं हैं और निषेचन की घटनाएं हैं। इनमें से एक दो टॉपिक हो सकता है मिस हो गया हो, क्योंकि उन टॉपिकों पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में इन्हीं एग्जाम्पल से या उदाहरणों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भ्रूण के विकसित होने के स्थल के आधार पर जंतुओं का विभाजन। अर्थात हमने निषेचन पश्च घटनाएं पढ़ी थी, उसमें हमने दो भाग पढ़े थे कि युग्मनज निर्माण और भ्रूणोद्भवन। भ्रूणोद्भवन में हमने पढ़ लिया था, दो भाग थे, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण। लेकिन जो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास किस जगह, मादा के शरीर के अंदर होता है या बाहर होता है या फिर अंडे में होता है, जंतु में होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। भ्रूण के विकसित होने के आधार स्थल के आधार पर जंतुओं का विभाजन। तो पहला आता है अंड प्रजनक, जो अंडे देते हैं। तो इसमें पहला है भ्रूण का विकास किसमें हो जाता है? अंडे में ही होता है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, यह होता कहां पर है? मादा के शरीर के अंदर या बाहर? तो कहां पर होता है? यह मादा शरीर के बाहर होता है। एग्जाम्पल मेंढक या पक्षी। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बाहर ही हो रहा है, तो निषेचन भी बाहर ही होगा, पानी में छोटी छोटी मछलियां जन्म लेती है। उसके पश्चात दूसरा पार्ट आता है अंड जरायुज। इसमें निषेचन के बाद अंडे को अपने अंदर रखती है, जबकि इसमें देखिए अंडा बाहर था, इसमें अंडा कहाँ है? अपने अंदर है। लेकिन भ्रूण का विकास मादा के शरीर में होता है और इधर का कहाँ हो रहा था? शरीर से बाहर, शरीर के अंदर है। क्या भ्रूण को पोषण दे रही है मादा अंड जरायुज में? नहीं। भ्रूण को अंड जरायुज अवस्था में, इस प्रावस्था में मादा भ्रूण को कोई पोषण प्रदान नहीं करती है। एग्जाम्पल शार्क। तीसरा आता है जरायुजता। निषेचन प्लस भ्रूण विकास मादा के शरीर के अंदर होता है। दूसरा बिंदु है भ्रूण के विकास के लिए मादा के प्लेसेंटा से पोषण मिलता है। सबसे मेन चीज है, जो अभी भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन, या तो यही से वो क्वेश्चन क्रिएट भी होता है। और आपके दूसरा लेशन है, उससे भी ये लेशन बनता है जो हम मादा जन्नांग बात पढ़ेंगे। साथ ही अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज, यहाँ पर ना तो अंडा बन रहा है ना कोई और, यहाँ पे भ्रूण बन रहा है और भ्रूण से बच्चा या बात करें उसकी संतति बन रही है। संतति को जो पोषण मिल रहा है वो प्लेसेंटा के माध्यम से मिल रहा है और ज्यादातर स्तनधारियों में होता है, जैसे एग्जाम्पल मनुष्य। तो विद्यार्थियों ये अपना पहला लेशन था। मैं 2 बार बोल चुका हूं, इस लेशन को हमने इजीली लिया है क्योंकि यह लेशन अपने इस 70 में सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन हाँ, आपको यह नीट एग्जाम में जरूर काम आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।